मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए भाग प्रथम के लिए, बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत का एक टॉपिक सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में आज हम विषय चर्चा करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण क्या है, सामाजिक स्तरीकरण के अर्थ परिभाषाएं क्या है, साथ ही सामाजिक स्तरीकरण की समाज में क्यों आवश्यकता है या इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। अर्थात हम सामाजिक स्तरीकरण के बारे में संपूर्ण रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ और परिभाषा कि वास्तव में सामाजिक स्तरीकरण है वो क्या है या इस शब्द का क्या अर्थ होता है। विद्यार्थियों देखो, अगर हम इनको अलग अलग करते हैं, सामाजिक और स्तरीकरण, तो सामाजिक का अर्थात सोशल, जिसका अर्थ है समाज से संबंधित। दूसरा है स्तरीकरण, स्तरीकरण अर्थात स्ट्रेटिफिकेशन, जिसका अंग्रेजी में अगर मीनिंग करेंगे तो स्ट्रेटिफिकेशन। तो सामान्य शब्दों में ये देखिए आप लोग कि किसी भी चीज को उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखना स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। अर्थात किसी भी पद को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी संस्था को, किसी भी समाज को उच्चता निम्नता के क्रम में जब हम बांटते हैं तो वो स्ट्रेटिफिकेशन की श्रेणी में आता है। और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का सामान्य शब्द में ये आशय होता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, कोई भी समाज है, किसी भी समाज में हर एक समाज की अपनी एक आवश्यकताएं होती है और वो समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कार्यों का विभाजन है वो विभिन्न समूहों में करता है। अर्थात प्रत्येक समूह को समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य दिए जाते हैं और इन कार्यों के साथ साथ ही उन्हें कुछ अधिकार और शक्तियां भी प्रदान की जाती है। जब पिछले वीडियो में हम लोगों ने परिस्थिति और भूमिका चैप्टर पढ़ा था, परिस्थिति और भूमिका के बारे में जानने का प्रयत्न किया था, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रत्येक भूमिका के साथ एक परिस्थिति जुड़ी होती है, एक पद जुड़ा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब किसी भी व्यक्ति को कोई पद प्रदान किया जाता है तो उसके साथ में उसको अधिकार और शक्तियां भी प्रदान की जाती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न होती है। यदि कोई क्लर्क है तो उसके अधिकार शक्तियां अलग होगी, यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी है तो उसके अधिकार शक्तियां अलग होगी, यदि कोई शिक्षक है तो उसके दायित्व और अधिकार भिन्न प्रकृति के होंगे। तो जब इनका बंटवारा किया जाता है तो इसका जो परिणाम होता है वो समाज में उच्चता और निम्नता का एक क्रम बनाता है और ये उच्चता निम्नता का क्रम सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देता है। अब यहाँ तक कि हमारी बात में एक निष्कर्ष निकल के आता है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है वो समाज में उच्चता एवं निम्नता का क्रम दर्शाता है कि कौन सी चीज़ उच्च है, कौन सी चीज़ निम्न है। इसका क्रम की हम जब बात करेंगे तो हम उसको सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात समाज में उच्च और निम्न वर्गों का जो विभाजन है या उच्च एवं निम्न वर्गों में जो बांटना है समाज को, उसकी एक व्यवस्था इस सामाजिक स्तरीकरण कहलाती है। और ये जो शब्द है सामाजिक स्तरीकरण या स्थिरीकरण शब्द है, स्तरीकरण या स्ट्रेटिफिकेशन शब्द समाजशास्त्र में भूगर्भ शास्त्र से, जियोलॉजी से लिया गया है। जब भूगर्भ शास्त्र की हम बात करते हैं तो भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत मिट्टी और चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। तो समाज में भी उसी प्रकार से अनेक सामाजिक परतें पाई जाती है। यदि व्यवहारिक रूप में भी हम देखेंगे तो समाज के अंदर अनेक परतें पाई जाती है। परतों से यहाँ तात्पर्य है कि समाज अनेक चीज़ों से, अनेक समूहों से, संस्थाओं से मिलकर बना होता है और उन सभी के अंतर्गत उच्चता और निम्नता का क्रम विद्यमान होता है। प्रत्येक समाज में आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति और पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणी में विभाजन होता है। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में हम देखेंगे समाज में, चाहे वो परिस्थिति अर्जित हो या प्रदत्त हो, किसी भी परिस्थिति में या किसी भी समूह में हम देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उच्चता और निम्नता की श्रेणियां विभाजित
होती है और उसी के अनुसार व्यक्ति को सामाजिक या सामूहिक आदर्शों के अनुसार कार्य करना होता है। क्यों? क्योंकि वो पूर्व निर्धारित होता है कि समाज में किसे उच्च स्थिति प्राप्त है और किन्हें निम्न स्थिति प्राप्त है। अब धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होता है, परंतु उस परिवर्तन के उपरांत भी स्ट्रेटिफिकेशन हमेशा मौजूद रहता है, अर्थात सामाजिक स्तरीकरण हमेशा मौजूद रहता है। कम या ज़्यादा सीमा में हमेशा हर स्थान पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अब विभिन्न विद्वानों ने जो सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, जैसे जिसबर्ट कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंध द्वारा संबद्ध होते हैं। कहने का तात्पर्य, जो समाज की समूह और श्रेणियां हैं उनका विभाजन है वो आपस में श्रेष्ठता और अधीनता के संबंध से जुड़े होते हैं। वैसे ही रेमंड मूर ने कहा है, स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है। सेम बात मूर ने कही कि जो स्तरीकरण है वो समाज का उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में विभाजन है। सदरलैंड और वुडवर्ड के शब्दों में स्तरीकरण केवल अंतःक्रिया या विभेदीकरण की ही प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है। यदि हम तीनों ही परिभाषाओं का हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे तो यही निकल के बाहर आएगा, यही निष्कर्ष बाहर आएगा कि जो स्तरीकरण है समाज में उच्चता या निम्नता की श्रेणियों का विभाजन है, अर्थात समाज में उच्चता एवं निम्नता का निर्धारण सामाजिक स्तरीकरण के द्वारा ही किया जाता है। कुछ पद के अनुसार कुछ पदों को उच्च समझा जाता है तो कुछ पदों को निम्न समझा जाता है। या हम परंपरागत समाज की बात करें तो उसमें भी उच्चता निम्नता धर्म पर, जाति पर, प्रजाति पर आदि आधार पर लागू होती थी या मानी जाती थी। वैसे ही आधुनिक समाज में जो ये पदों का निर्धारण है या स्तरीकरण है या स्ट्रेटिफिकेशन है, ये व्यक्ति के पद पर निर्भर करता है। जब योग्यता और पद पर आधुनिक समाज में बात हम करते हैं तो उच्चता और निम्नता का क्रम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किसी भी यदि हम किसी भी कार्यालय की बात करें, किसी भी ऑफिस की बात करें या बात करें व्यवहारिक रूप से, यदि हम कहीं भी जाते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि यहाँ पे उच्चता और निम्नता का क्रम बिल्कुल होता है। जैसे यदि किसी गवर्नमेंट दफ्तर में हम जाते हैं, सरकारी दफ्तर में हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि जो अधिकारी वर्ग है उनको उच्च स्थिति प्राप्त होती है, उनसे निम्न क्लर्क वगैरह जो है वहाँ की उनको स्थिति प्राप्त होती है और सबसे निम्न वहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं उनको स्थिति प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है प्रत्येक स्थान पर सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताएं कि सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो ट्यूमिन ने जो बताया है कि सामाजिक स्तरीकरण की अग्रलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है ट्यूमिन ने। पहली बताइए, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक है। अब जब हमने बात की थी कि जो स्तरीकरण शब्द है वो भूगर्भ शास्त्र से लिया गया है, तो परंतु इसे समाज शास्त्र में सामाजिक स्तरीकरण का नाम दिया गया और जो सामाजिक स्तरीकरण है केवल समाज के कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होता वरन संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है। तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी जो प्रकृति है वो सामाजिक होती है, अर्थात यह संपूर्ण समाज पर लागू होता है। ऐसा नहीं है कि स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों पर ही लागू होता है। प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक पद पर, प्रत्येक व्यक्ति पर, प्रत्येक समूह में, प्रत्येक संस्था में, हर जगह पे सामाजिक स्तरीकरण किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिलता है। उच्चता निम्नता का क्रम अवश्य देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो समाज के लोग हैं या समाज में रहने वाले लोग हैं वो समान मूल्यों एवं व्यवहारों के समान प्रतिमान को स्वीकार करते हैं। कि यदि बात करें कि सामाजिक मूल्य हैं उनके अनुसार या सामाजिक परंपराओं के अनुसार या फिर बात करें आधुनिक समाज के अनुसार, तीन सभी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो उच्चता और निम्नता का क्रम है वो सामाजिक रूप से या समाज के अंदर पाया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण को आयु, रंग और यौन भेद के आधार पर ही नहीं वरन समाज में
व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि केवल आयु के आधार पर, लिंग के आधार पर कि वो लड़का है, ये लड़की है, या ये छोटा है या बड़ा है, इन सब के साथ ही साथ जो समाज में व्यक्ति को प्राप्त पद हैं, जो परिस्थितियां प्राप्त है, उसमें भी सामाजिक स्तरीकरण विद्यमान होता है। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति सामाजिक मानदंडों को सीखता है और अचेतन रूप से स्तरीकरण को स्वीकार करता है। अच्छा, ये उच्चता निम्नता का क्रम कहाँ से आता है? जब व्यक्ति का समाजीकरण होता है, जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, तो जैसे जैसे उसका समाजीकरण होता है, वो जो सामाजिक नियम, मूल्य, मानदंड है, उनको सीखने लगता है और इस सीखने की प्रक्रिया में उसे ये समझ आता है कि समाज में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विद्यमान है, अर्थात उच्चता निम्नता का क्रम विद्यमान होता है और वह व्यक्ति धीरे धीरे उसको स्वीकार करने लगता है। तो पहली विशेषता क्या हुई कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, उसका जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, वो सामाजिक होती है, अर्थात सामाजिक प्रकृति होती है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण पुरातन है। अब यदि हम बात करें, जैसे कि मैंने बात की कि चाहे परंपरागत समाज हो, अति प्राचीन समाज हो या सभ्य या आधुनिक समाज हो, सभी समाजों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, उच्चता निम्नता का क्रम पाया जाता है। केवल परिवर्तन कहाँ हुआ है? परिवर्तन हुआ है कि जो प्राचीन समय में इसके जो आधार थे या जिनके आधार पर स्तरीकरण किया जाता था, उच्चता निम्नता का क्रम निर्धारित किया जाता था, वो आधार थे आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म। तो यदि हम परिवर्तन की बात करें तो जो पहले प्रदत्त परिस्थिति थी व्यक्ति की या प्रदत्त गुण थे जो कि उसे अपनी योग्यता से प्राप्त नहीं होते थे, तो वर्तमान में अर्जित गुणों का अधिक महत्व होता है कि व्यक्ति की योग्यता, व्यक्ति के गुण, व्यक्ति की क्षमता, इन सब आधारों पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का मापदंड किया जाता है या इसको मापा जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने की मान्यता है कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक और दूसरा पूंजीपति, या ये कहें कि एक शोषक एक शोषित। तो इस प्रकार से प्रत्येक समाज में सदैव ही वर्ग विद्यमान रहे हैं और इन वर्गों में भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। अब यदि हम बात करें व्यवहारिक रूप से, हम देखेंगे कि समाज में हम कहीं भी जाते हैं या परिवार की हम बात करें तो हमें पता होता है कि परिवार में किसकी परिस्थिति उच्च है और किसकी परिस्थिति निम्न है। जो परिवार का मुखिया होता है उसे उच्च परिस्थिति में रखा जाता है, अर्थात सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में परिवार के मुखिया का स्थान उच्च होता है और अन्य सदस्यों का स्थान आयु के अनुसार घटते क्रम में होता है। या बात करें किसी समाज में, पितृसत्तात्मक समाज में या ऐसे समाज में जहाँ लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, पुरुष प्रधान समाज में, वहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये लिंग पर आधारित होता है कि लड़का है तो उसे अधिक उच्च समझा जाएगा, लड़की है तो उसे निम्न समझा जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये पुरातन व्यवस्था है, अर्थात ये प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अन्य आधारों पर अवश्य निर्भर करता है, अवश्य विद्यमान रहा है। अगला है सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अब जैसे कि हमने बात की कि ये पुरातन तो है, परंतु किसी भी समाज में, चाहे वो आदिकाल से लेकर आज तक का कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन विद्यमान नहीं हो, स्तरीकरण विद्यमान नहीं हो। केवल अंतर क्या है? अंतर ये आता है कि सामाजिक स्तरीकरण के जो आधार हैं, जो स्वरूप हैं, उनमें परिवर्तन आता जाता है। जैसे बोटोमॉल लिखते हैं कि समाजों का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। कहने का तात्पर्य है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाया जाता है, चाहे वो अर्जित परिस्थिति के आधार पर हो, प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर हो अथवा किसी अन्य आधार पर वो हो। प्रत्येक समाज में सामाजिक स्तरीकरण अवश्यम भावी पाया जाता है।
अगला है सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप हैं। अब जैसा कि हमने पहले भी बात की कि विभिन्न आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण की हम चर्चा करते हैं कि इसके विभिन्न स्वरूप हैं, विभिन्न आधार हैं और विश्व के सभी समाजों में और सभी कालों में सामाजिक स्तरीकरण का समान स्वरूप देखने को नहीं मिलता है, वरन देश एवं काल के अनुसार इसके अनेक स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो जो सामाजिक स्तरीकरण है वो यौन भेद पर, आयु भेद पर, शारीरिक शक्ति पर आधारित था कि जिसमें अधिक शक्ति है, शारीरिक शक्ति अधिक है, वो समाज में उसको उच्च स्थान प्राप्त होगा। वैसे ही यौन भेद अर्थात जब लिंग भेद की बात करते हैं कि जो लड़का है वो अधिक उच्च स्थान पर है समाज में, उसका महत्व अधिक है, जो लड़की है उसका महत्व कम है। आयु भेद अर्थात जो बड़ा है, जो परिवार का मुखिया है, उसका अधिक महत्व होगा, उसको सामाजिक स्तरीकरण में उच्च स्थान पर रखा जाएगा और जो कम आयु का है उसे निम्न स्थान पर रखा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये आधार है सामाजिक स्तरीकरण के, ये विभिन्न स्वरूप हैं, ये धीरे धीरे बदलते रहते हैं और प्रत्येक देश काल परिस्थिति के अनुसार इनमें परिवर्तन होता रहता है। तो चौथी विशेषता हुई सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। अगला है सामाजिक स्तरीकरण परिमाणिक है। परिमाणिक अर्थात जो ट्यूमिंग कहते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण परिमाणिक होता है, यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। इस असमानता को हम जीवन जीने के अवसर तथा जीवन शैली में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूपों के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। तो यदि हम ये मात्रात्मक एक तरह से कि जिस अनुसार व्यक्ति का समाज में स्तरीकरण होगा, उच्चता निम्नता के क्रम में वो जिस स्थान पर आएगा, उसकी जीवन शैली उसी अनुसार निर्धारित होगी। जैसे विभिन्न स्तरों में मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक, पृथकता आदि की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान एवं पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, माता पिता से उसके संबंध कैसे होंगे, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेगा, तो यह उसके सामाजिक स्तर पर निर्भर करता है। यदि किसी व्यक्ति के पास अधिक धन है, वित्त की अधिक व्यवस्था है, तो वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल्स में या अच्छी बड़ी स्कूल्स में कोशिश करेगा पढ़ने की। वहीं यदि उसकी कम है, उसको वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति उसकी कमज़ोर है, तो वो उसी अनुसार शिक्षा ग्रहण करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने समाज में जो स्थिति है, उसका जो पद है, उसकी जो उच्चता निम्नता में क्रम में जो स्थिति है, उसके आधार पर उसके अनुसार ही कार्य करता है और प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर एवं शैली में भिन्नता पाई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो जीवन अवसर मिलते हैं एवं जीवन जीने की जो शैली है उसमें भिन्नताएं पाई जाती है। जो ट्यूमिन ने कहा है कि जो 5 विशेषताएं ऐसी है जिसके आधार पर समाज में स्त्रीकरण के अध्ययन के महत्व को सिद्ध किया जा सकता है। तो मुख्य ये है, यदि हम ऊपरी तौर पे देखें तो ये हम देखेंगे कि जो स्तरीकरण है, सामाजिक स्तरीकरण है, ये प्रत्येक समाज में पाया जाता है, अर्थात ये सार्वभौमिक है, ये पुरातन है कि प्राचीन काल से ये चला आ रहा है। लेकिन परिवर्तन क्या आ रहा है? परिवर्तन ये आ रहा है कि जिन आधारों पर सामाजिक स्तरीकरण होता था, जिन आधारों पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता था, उन आधारों में परिवर्तन आ गया है। पहले की तुलना में अब जो अर्जित परिस्थिति है, अर्जित योग्यता है, उसके आधार पर उच्चता और निम्नता का क्रम निर्धारित किया जाता है। जबकि पहले व्यक्ति के गुणों को महत्व नहीं देकर उसका जन्म, लिंग, आयु या फिर धर्म, जाति, इन सब आधारों पर उसके उच्चता और निम्नता के क्रम का निर्धारण किया जाता था। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं के बारे में चर्चा की। जो सामाजिक स्तरीकरण के थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोग देखोगे कि जो पेपर फर्स्ट है आप लोगों का, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत, उसमें ये एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इसमें से प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। या तो ये पूछा जाता है कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी थ्योरीज कौन कौन सी है, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं, या ये पूछा जाता है कि उसकी अर्थ परिभाषा बताते हुए उसकी विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। अर्थात ये एक यूनिट सेकंड में है और ये अत्यंत महत्वपूर्ण पार्ट है
जब हम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी या पेपर फर्स्ट पढ़ते हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान से भी पढ़ना है और आगे के लिए जो थ्योरीज आएंगी उन पे और ही अधिक फोकस करना है, ताकि थ्योरी जब समझ में आ जाती है तो हमें खुद ब खुद उसकी विशेषताएं और परिभाषाओं में कोई दिक्कत नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।